प्यारे दोस्तों, हम बात कर रहे थे जो ब्रिटिश साम्राज्य था उसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर कैसा प्रभाव रहा, किस तरह से प्रभावित किया भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश साम्राज्य। इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, हम लास्ट डे जो है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में पढ़े थे कि किस तरह से जो भारत की व्यापार व्यवस्था थी, जो इंडस्ट्रीज थी उसको डी इंडस्ट्रीज कर दिया था। कौन? अंग्रेजों ने किया था प्यारे दोस्तों, ब्रिटिशर्स ने किया था। तो प्यारे दोस्तों, उसी कड़ी को आज हम आगे पढ़ेंगे। तो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है छोटेलाल कुमार और आप देख रहे हैं स्टडी जीएस विद छोटेलाल। तो प्यारे दोस्तों, उसी कड़ी को आज हम आगे बढ़ाते हुए जो नेक्स्ट पॉइंट है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, और वो है मेरे प्यारे दोस्तों जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, वो है कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का वाणिज्यकरण, है ना। कृषि का वाणिज्यकरण, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में जो है प्यारे दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, इसमें देखते हैं कि क्या बात बताया गया है। इसमें है मेरे प्यारे दोस्तों कि भारत के किसान सिर्फ अपनी आजीविका को पूरा करने के लिए खेती किया करते थे और उन्हीं फसलों को उगाते थे जिनका वे रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग करते हो या फिर कर सके, है ना। तो जो भारत के किसान थे मेरे प्यारे दोस्तों, वो अपनी जरूरत के हिसाब से ही अपनी आजीविका को पूरा करने के लिए ही, है ना, खेती करते थे। उन्हीं लोग उन्हीं चीजों का मतलब कि उपज करते थे या फिर खेती करते थे, उन्हीं फसलों को उगाते थे जिनसे उनका काम चल सके, उनका जो है आवश्यकता पूरा हो सके, है ना। लेकिन बात है प्यारे दोस्तों 1813 ईस्वी की। कब की? 1813 ईस्वी की, जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई। तब वहां के बाजारों या उद्योगों में कच्चे माल की मांग बढ़ गई, है ना। औद्योगिक क्रांति जब हुआ प्यारे दोस्तों 1813 ईस्वी में, कहा? ब्रिटेन में। तब वहां का जो बाजार, जितना भी इंडस्ट्रीज था, वहां पर कच्चे माल का जो मांग है, डिमांड है प्यारे दोस्तों, वो इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। कच्चे माल की पूर्ति के लिए अंग्रेज भारतीय किसानों से नकदी फसल, है ना, उगवाने लगे। इस नकदी फसल में कपास, रेशम, चाय, कॉफी, नील, अफीम की खेती होती थी मेरे प्यारे दोस्तों। तो उस कच्चे माल की आपूर्ति के लिए अंग्रेजों ने भारतीय किसानों से किस तरह के फसलों को उपजाने पर जोर दिया? वो थी प्यारे दोस्तों नकदी फसल, कैश क्रॉप्स, है ना। नकदी फसल मतलब कि जिससे हमें तुरंत लाभ जो है पहुंचता है, नगद पैसे मिलते हैं, है ना। तो उनमें से था कपास, रेशम, चाय, कॉफी, नील, अफीम की खेती होती थी मेरे प्यारे दोस्तों नकदी फसल के रूप में। ये अंग्रेजों ने शुरू किया था जब ब्रिटेन में जो है औद्योगिक क्रांति हुआ था और वहां पर कच्चे माल का जो है डिमांड मेरे प्यारे दोस्तों वो बढ़ गया था। तब से 1813 ईस्वी की ही बात है मेरे प्यारे दोस्तों कि 1813 ईस्वी में 1813 ईस्वी में भारत में किसी भी ब्रिटिश को व्यापार करने की अनुमति मिली। 1813 ईस्वी की बात है मेरे प्यारे दोस्तों। कब की? तुम सुधरोगे नहीं। तो भारत में जो है किसी भी ब्रिटिश को क्या करने का अनुमति मिला? व्यापार करने का अनुमति मिला, है ना। 1 मिनट मेरे प्यारे दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों 1813 ईस्वी की बात है, ये फिर से हो रहा है। 1813 ईस्वी में भारत में किसी भी ब्रिटिश को व्यापार करने की अनुमति मिली हुई थी, है ना। परंतु 1833 के चार्टर्ड एक्ट के तहत वे भारत में जमीन खरीदने का भी अधिकार पूंजीपतियों को दिया गया और वे भारत में ही चाय की खेती करने लगे।
तो ये तो 1813 ईस्वी की बात है प्यारे दोस्तों कि उसमें जो है अंग्रेजों ने क्या किया कि ब्रिटिशर कोई भी ब्रिटिश आदमी को भारत में व्यापार करने का अनुमति दिया, है ना। और ये तो 1813 ईस्वी की बात है, लेकिन जैसे ही 1833 ईस्वी आया प्यारे दोस्तों, एक चार्टर्ड एक्ट आता है 1833 ईस्वी में। उसके तहत भारत में जो है ब्रिटिशर्स को जमीन खरीदने का भी परमिशन मिल गया, और वो अपनी जमीन पर अपने तरीके से खेती करने लगे, या फिर भारत में ही क्या करने लगे, चाय की खेती करने लगे, है ना। वो अब भारतीय किसानों पर डिपेंड नहीं होने लगे, वो खुद खेती करवाने लगे, करने लगे। कब? 1833 ईस्वी का जो चार्टर्ड एक्ट आया था उसके तहत। भारत का प्रथम चाय बागान 1835 में असम में खोला गया, और इस तरह से भारत का जो है प्रथम चाय बागान है मेरे प्यारे दोस्तों 1835 ईस्वी में कहाँ खोला गया? भारत के असम राज्य में खोला गया, जिससे निर्मित चाय को 1838 ईस्वी में ब्रिटेन में बेचा गया, और 1835 ईस्वी में खोला गया चाय बागान, और उससे जो उपज हुआ फसल का, किसका? चाय का, है ना, उसको बेचा गया कब? 1838 ईस्वी में। कहा? ब्रिटेन में, है ना। भारत की प्रथम चाय कंपनी जो थी प्यारे दोस्तों वो था असम टी कंपनी, जो 1839 ईस्वी में खुला, है ना। कौन सा कंपनी? असम टी कंपनी जो है प्यारे दोस्तों भारत की प्रथम चाय कंपनी थी, जो 1839 ईस्वी में उसको खोला गया था अंग्रेजों के द्वारा। आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि अंग्रेजों के कच्चे माल के उत्पादन में मजदूरों की मांग बढ़ी, और बंधुआ मजदूर और बाल मजदूरी जैसी मजदूरी का जन्म हुआ। तो कच्चे माल की पूर्ति के लिए जो है ज्यादा मजदूरों की जरूरत पड़ी अंग्रेजों को, है ना, जिसके लिए जो है बंधुआ मजदूर और बाल मजदूरी जैसी मजदूरी का जन्म हुआ। बंधुआ मजदूर होता है प्यारे दोस्तों कि आपको हम कुछ पैसे देके खरीद लिए, है ना, और हम आपको जैसा कहेंगे जब बोलेंगे वो काम करना होगा, सिर्फ आपको खाने पीने की चीजें दी जाएंगी, है ना, खाने पीने की चीजें सिर्फ दी जाएंगी, आपको वहीं रहना है ना, खाना प्लस रहना, ओके। और जो भी काम जब बोला जाए वो आपको करना होगा, वो होता है बंधुआ मजदूरी, है ना। और बाल मजदूरी तो आप जानते ही हैं कि 7-8 ईयर्स 10 ईयर्स ओल्ड के जो बच्चे होते हैं उनसे मजदूरी करवाना ही क्या कहलाता है? बाल मजदूरी, है ना। अंग्रेजों ने यह नियम बनाया खास करके बिहार में कि किसानों को अपने खेतों या फिर कुल जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती अनिवार्य रूप से करनी पड़ेगी। तो अंग्रेजों ने ये नियम बनाया प्यारे दोस्तों स्पेशली कहाँ पर? बिहार राज्य में, कि वहाँ के जो भी किसान है ना, वो अपने खेतों पर क्या करेंगे? अपने जितने भी खेत हैं, कुल जमीन जो उनका है उसका 3/20 भाग पर जो है क्या करेंगे? नील की खेती करेंगे प्यारे दोस्तों। ये अनिवार्य कर दिया गया, एकदम जरूरी कर दिया। जो नहीं करता था उनको मारा पीटा जाता था, जोर जबरदस्ती करके खेती करवाया जाता था। अब बात आता है प्यारे दोस्तों 1928 का। कब का मेरे प्यारे दोस्तों? 1928 में कृषि पर एक शाही आयोग बनाकर भेजा गया, जिसे कृषि मजदूरों की संख्या बढ़ गई, है ना। 1928 ईस्वी में कृषि पर एक शाही आयोग बनाकर भेजा गया भारत, जिससे क्या हुआ? कृषि जो मजदूर थी उनकी संख्या बढ़ गई। अब है ये तो था प्यारे दोस्तों कि कृषि का वाणिज्यीकरण किस तरह से हुआ हमारे देश में, है ना। और आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि किस तरह से और दूसरा अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालने का काम किया अंग्रेजों ने। वो था प्यारे दोस्तों ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के तहत जो है हमारी अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश साम्राज्य का प्रभाव पड़ा। धन निकासी का जो सिद्धांत है मेरे प्यारे दोस्तों, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, है ना, इसी सिद्धांत पर जो है क्या प्रभाव पड़ा हमारी अर्थव्यवस्था पर, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है मेरे प्यारे दोस्तों कि बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव ने, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था मेरे प्यारे दोस्तों? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया कि 1765 से 1772 तक बंगाल में द्वैध शासन लगाकर बंगाल का जितना भी धन था, है ना, बंगाल का जितना भी धन था सब निकासी कर ब्रिटेन
भेजने लगा। तो द्वैत शासन मतलब कि मेरे प्यारे दोस्तों डबल टैक्स लिया जाने लगा, है ना, बंगाल में। किसके द्वारा? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। और इसी कारण जो बंगाल अमीर हुआ करता था वो क्या हो गया? पूरा गरीब हो गया, है ना। और बंगाल का जितना भी धन था उस सबको निकासी करके निकाल करके ब्रिटेन भेजने का काम किया किसने? रॉबर्ट क्लाइव में। कब से कब तक मेरे प्यारे दोस्तों? 1765 से 1772 के बीच। 1887 में दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन निकासी सिद्धांत को उजागर किया था। जो ये दादा भाई नौरोजी थे, है ना, उन्होंने एक बुक लिखी थी 1867 ईस्वी में। उनके पुस्तक का नाम था मेरे प्यारे दोस्तों पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो उस पुस्तक में जो है इन्होंने धन निकासी का जो सिद्धांत था इसको लिखने का काम किया था या फिर उसको प्रकाशित किया था। इन्होंने 1867 में अपनी पुस्तक ₹20 पर ईयर, प्रति व्यक्ति आय को मापा या फिर निरूपित किया। अच्छा, ये बात है मेरे प्यारे दोस्तों कि जो इनका बुक था, है ना, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उस टाइम जो है प्यारे दोस्तों 1867 ईस्वी में अपनी पुस्तक में इन्होंने प्रति व्यक्ति आय जो था वो कितना लगाया था? ₹20 पर ईयर, मतलब कि पर कैपिटा इनकम, इसी को बोला जाता है प्रति व्यक्ति आय मेरे प्यारे दोस्तों। तो उस टाइम क्या होता था? प्रति व्यक्ति आय ₹20 पर ईयर। समझ सकते हैं कितना अभी के टाइम के अनुसार अगर देखें तो कितना कम है ना। लेकिन उसी टाइम जो है ये प्यारे दोस्तों अभी के हजारों रुपये के बराबर हुआ करता था। आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि 1813 के चार्टर्ड एक्ट के बाद, 1813 के चार्टर्ड एक्ट के बाद जब ब्रिटिश पूंजीपति भारत में निवेश करने लगे तब भारतीय सरकार पर कर्ज का बोझ बढ़ने लगा। इसी के तहत अंग्रेज पूरी राष्ट्रीय पूंजी के 1/3 भाग किसी भी कीमत पर ब्रिटेन ले जाना चाहती थी और ले जाया करते भी थे, है ना। तो 1813 ईस्वी में जब चार्टर्ड एक्ट के बाद ब्रिटिश पूंजीपति लोग भारत में आकर निवेश करने लगे, है ना, मतलब कि इन्वेस्ट करने लगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो भारतीय सरकार उस समय जो था उस पर कर्ज का बोझ, मतलब कि कर्ज बढ़ने लगा। और इसी के तहत अंग्रेज पूरी राष्ट्रीय पूंजी के, जितना भी राष्ट्रीय पूंजी होता था उसका 1/3 भाग को क्या करना चाहते थे? किसी भी कीमत पर ब्रिटेन ले जाना चाहती थी और ले जाया करती भी थी। इसी बात को दादा भाई नौरोजी ने कहा कि यह तो अनिष्टों का भी अनिष्ट है ना। दैट वॉज एविल ऑफ ऑल एविल, मतलब कि उन्होंने कहा था, किसने? दादा भाई नौरोजी ने, है ना। अनिष्टों का भी अनिष्ट, एकदम लूट पर लूट अंग्रेजों ने मचा रखा था, है ना। आगे मेरे प्यारे दोस्तों कि 1896 ईस्वी में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन में, है ना, इस धन निकासी का सिद्धांत का उल्लेख या फिर एक्सप्लेन दादा भाई नौरोजी ने किया था, है ना। दादा भाई नौरोजी ने ही इस पर एक बुक लिखी थी, है ना, और इसका एक्सप्लेन भी उन्होंने कांग्रेस अधिवेशन जो 1896 में हुआ था, कहाँ? कलकत्ता में, उस पर किया था। अब है मेरे प्यारे दोस्तों कि 1905 ईस्वी में पहले स्वराज की मांग दादा भाई नौरोजी ने की थी। 1905 ईस्वी में सबसे पहले स्वराज की मांग किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसलिए रमेश चंद्र नामक एक लेखक ने इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी, है ना। जो रमेश चंद्र नामक एक लेखक था मेरे प्यारे दोस्तों, उसने इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक एक पुस्तक लिखी और इन सभी बातों का उल्लेख अपनी पुस्तक में किया, है ना। और जितने भी ये बात दादा भाई नौरोजी या फिर उस समय जो घटना घट रहा था इकोनॉमिक्स पर, जो असर पड़ रहा था, इफेक्ट पड़ रहा था प्यारे दोस्तों, उन सभी बातों का जो है जिक्र किया इन्होंने अपनी बुक इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक पर। तो ये था प्यारे दोस्तों
किस तरह से धन निकासी का सिद्धांत जो है हमारे देश भारत में अंग्रेजों ने लागू किया था, है ना। अब आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, पॉवर्टी एंड फाइनेंस, है ना, सॉरी, पॉवर्टी एंड फैमिन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पॉवर्टी एंड फैमिन, दरिद्रता एवं अकाल किस तरह से हमारे देश पर पड़ा और जिससे हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो चरमराई। तो प्यारे दोस्तों, इसमें बात करते हैं कि कंपनी रूल जब चला करता था 1757 से 1857 के बीच, और फिर क्राउन रूल आया 1858 से 1947 के बीच। तो इसमें क्या हुआ, इन दोनों के बीच प्यारे दोस्तों बहुत सारे दरिद्रता एवं अकाल जैसी घटनाएं हुई थी, है ना, दोनों समय में। तो भारत के में प्रथम अकाल, भारत में जो है प्रथम अकाल प्यारे दोस्तों 1769 से 1770 में हुआ था, जिसके चपेट में बिहार, बंगाल और उड़ीसा आया था। यहाँ पर पूरा भूखमरी, पूरा एकदम अकाल आ गया था। अकाल का मतलब कि खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा, सारे जो भी अनाज उनाज है ना, खेती बाड़ी सब चौपट हो जाता है। एक एक अन्न के लिए आदमी को तरसना पड़ता था। तो वही होता है मेरे प्यारे दोस्तों अकाल। बरसात उरसात कुछ नहीं होगा, है ना, बारिश ही नहीं होगा तो अन्न कहाँ से उपजेगा। तो इस तरह का समस्या हुआ था प्यारे दोस्तों कब, 1769 से 1770 के बीच में, जिसके चपेट में बिहार, बंगाल और उड़ीसा राज्य जो है आए थे। इन दैट फेमिन 1/3 ऑफ टोटल पॉपुलेशन डाइड। तो इस अकाल में जो प्यारे दोस्तों जितनी जनसंख्या उस टाइम थी उसका 1/3 जो है पीपल डाइड हो गए थे, मर गए थे, है ना, भूखमरी से। खाने पीने को तो कुछ मिल नहीं रहा था। ऐसे में कंपनी का काम था राहत कार्य करना, परंतु इसके विपरीत कंपनी ने थोक के भाव में गेहूं और चावल खरीदकर भारतीयों को क्या कर दिया, ऊंचे दामों में बेचा। उन्हीं से खरीदा कम दाम में, है ना, उन्हीं से क्या किया, कम दाम में खरीदा और ऊंचे दाम में फिर उनसे उन्हीं को बेच रहा है, क्योंकि इनका एक ही उद्देश्य था, मुनाफा कमाना। भारतीय जनता मरे जिए उससे इनको कोई भी मतलब नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ अपना लाभ, अपना हित देखती थी। कौन, ब्रिटिश कंपनी, ब्रिटिश साम्राज्य। इसी के विरोध में बंगाल में सन्यासी विद्रोह हुआ, जिसका उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित पुस्तक आनंद मठ में हमें देखने को मिलता है ना। तो ये जो अंग्रेज कर रहा था, किसानों से कम कीमत पर गेहूं चावल खरीद कर उन्हीं को अधिक दामों पर बेच रहे थे कौन, अंग्रेज। तो इसी का विरोध करते हुए, है ना, इसी का विरोध करते हुए क्या बंगाल में हुआ था, सन्यासी विद्रोह हुआ था, है ना, जिसका जो है उल्लेख हमें बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जो लिखित पुस्तक है मेरे प्यारे दोस्तों आनंद मठ, है ना, उसी में देखने को मिलता है। तो ये था प्यारे दोस्तों अर्थव्यवस्था पर किस तरह से प्रभाव कौन कौन से तरीकों से डाला गया, है ना, ब्रिटिश साम्राज्य का हमारे देश भारत में। तो इसी में आगे थोड़ा देखते हैं प्यारे दोस्तों कि डेवलपमेंट अंडर ब्रिटिश एम्पायर। तो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन जो है क्या क्या विकास हमें देखने को मिला हमारे देश भारत में। तो कुछ विकास भी हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों, विकास नाम मात्र का, और उन्होंने लूटने का काम ज्यादा किया था। तो इसमें से क्या क्या देखने को मिला विकास, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में कुछ डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन में डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट इन एजुकेशन, एजुकेशन में भी डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट ऑफ न्यूज़पेपर एंड प्रेस, इसमें भी डेवलपमेंट देखने को मिला, एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, और इंडस्ट्रीज कल कारखानों के रूप में जो भी है विकास देखने को मिलता है हमारे देश भारत में मेरे प्यारे दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखते हैं कि किस तरह का विकास हुआ था। पहले देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में जो है प्यारे दोस्तों कैसा विकास हुआ था इसके बारे में हम देखते हैं कि 1880 ईस्वी में एक अकाल आयोग की, है ना, नियुक्ति की गई थी। फैमिन कमीशन का जो है स्थापना किया गया था, फाउंडेशन किया गया था कब, 1880 ईस्वी में, अकाल आयोग, है ना,
केंद्रीय कृषि विभाग बनाया गया, जिसके अधीन कई कृषि विभागों की स्थापना की गई। एक सेंट्रल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है बनाया गया मेरे प्यारे दोस्तों इसके अधीन, और इसके तहत कई कृषि विभागों की स्थापना हुई थी। कब? 1880 ईस्वी में ये डेवलपमेंट हुआ था एग्रीकल्चर के फील्ड में। लॉर्ड कर्जन जो भारत का सबसे बदनाम वायसराय माना जाता है, इसी ने भारत आकर भारत के कृषि विभाग को पुनर्गठन किया था, है ना। तो ये जो लॉर्ड कर्जन है मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे बदनाम वायसराय के नाम से जाना जाता है भारत में। कौन? लॉर्ड कर्जन। तो इसने क्या किया प्यारे दोस्तों, जैसे ही भारत आया तो इसने कृषि विभाग का क्या किया था? पुनर्गठन किया था। आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि कृषि पुनर्गठन के तहत एक एक कृषि निरीक्षक नियुक्त किया गया, है ना। कृषि पुनर्गठन के तहत क्या किया गया था? एक एक कृषि निरीक्षक नियुक्त किया गया था। भारत एग्रीकल्चर बैंक और सहकारी समितियों की स्थापना हुई और कृषि अनुसंधान केंद्र का गठन किया गया। और साथ ही प्यारे दोस्तों क्या किया गया? एग्रीकल्चर बैंक की स्थापना की गई, सहकारी समितियों की स्थापना हुई और फिर कृषि अनुसंधान केंद्र का भी गठन किया गया था। तो ये थे विकास एग्रीकल्चर के फील्ड पर। इसके अलावा ऑल इंडिया एग्रीकल्चर बोर्ड, अखिल भारतीय कृषि बोर्ड की भी स्थापना हुई थी। अब आगे बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि 1929 ईस्वी में इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसोर्स की स्थापना जो है की गई, जिसका पहला अध्यक्ष मोहम्मद हबीबुल्लाह को बनाया गया और सचिव एसके हैदरी को बनाया गया था, है ना। तो 1929 ईस्वी में क्या बना था? इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसोर्स, है ना, जिसका स्थापना किया और पहला अध्यक्ष कौन था? मोहम्मद हबीबुल्लाह एंड सचिव एसके हैदरी। ओके। और इसी को वर्तमान में क्या कहा गया है? ICAR, है ना। क्या बोला गया प्यारे दोस्तों? ICAR, इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसोर्स। ये अभी भी प्रेजेंट है, अभी भी इस्टेब्लिश्ड है एंड वर्केबल है ना, काम कर रही है। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में इन्होंने क्या क्या डेवलपमेंट किया कि 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में प्रथम भारतीय यात्री रेल मुंबई से ठाणे तक डलहौजी के द्वारा चलाया गया, है ना। तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में भारत में पहला रेल जो है इन्होंने चलवाया था अंग्रेजों ने। कब? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में, है ना। और कहां से कहां चली थी रेल? मुंबई टू ठाणे, है ना। मुंबई से ठाणे चला था, डलहौजी ने चलवाया था। इसके बाद पूरे देश में यातायात के साधनों का विकास किया गया और उसके बाद होल कंट्री में जो है प्यारे दोस्तों यातायात का विकास किया गया। तो यातायात का विकास क्यों किया गया मेरे प्यारे दोस्तों? ताकि जो भी सामान है ना, उनका आदान प्रदान तेजी से हो सके, सही से हो सके, है ना। एक स्थान से दूसरे स्थान तक कच्चे माल को पहुंचाया जा सके, व्यापार जो है अच्छी से हो सके, इसलिए इन्होंने परिवहन पर ज्यादा ध्यान लगाया। अब प्यारे दोस्तों डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। तो डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन में क्या क्या डेवलपमेंट किया था इन्होंने कि इसके बाद जब भारत का जनरल गवर्नर बनकर आया लॉर्ड विलियम बेंटिंक, है ना। इसके बाद कौन आया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था मेरे प्यारे दोस्तों, वो डलहौजी के बाद आया था, है ना। जनरल गवर्नर बनकर, भारत का जनरल गवर्नर बनकर। तब उसने क्या किया? मैकॉले को भारतीय शिक्षा पद्धति में सुधार करने को कहा, है ना। मैकाले जो है एक आदमी था, अंग्रेज अधिकारी था, उसी को इसने क्या किया? जो भारत की शिक्षा व्यवस्था है, जो पद्धति है भारत की, उसमें सुधार करने को कहा। किसको? मैकाले को। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और मैकाले ने अपने मैकॉले मिनट पेश कर भारत के शिक्षा व्यवस्था में अंग्रेजी को शामिल करता है। तो इसके बारे में और जो है प्यारे दोस्तों डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे, बस अभी ऊपर देख रहे हैं कि किस तरह का डेवलपमेंट जो है हमारे
देश भारत में अंग्रेजों ने किया था। तो इसके बारे में और विस्तृत जानकारी हम पढ़ेंगे जब भारतीय गवर्नर के बारे में जब पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों, है ना। जनरल गवर्नर, बंगाल गवर्नर, ये सब जो होता है जिसके वायसराय, इन सब के बारे में जब हम पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों, तो उन्होंने क्या क्या अपने समय काल में कौन कौन सा काम किया, सबके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये था प्यारे दोस्तों कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव पड़ा किसके द्वारा, ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा। तो प्यारे दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा होगा तो प्यारे दोस्तों लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और साथ ही अपने जो भी हैं दोस्त मित्र सखा सखी सबको इसके बारे में, इस चैनल के बारे में जरूर बताएं मेरे प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।